नमस्कार दोस्तों, पूर्वावलोकन श्रृंखला के विज्ञान विषय में डिकोड एग्जाम पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं। विज्ञान विषय में भौतिकी से हमने शुरू किया है और उसका ये चौथा आज पार्ट होगा। ठीक है, चौथा पार्ट होगा। तो आज देखते हैं हम। तो गुरुत्व के अधीन गति जो आपका चैप्टर है उसमें करीब 35-37 क्वेश्चन है, उसको आज हम करने का कोशिश करेंगे। लगभग 30 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाएगा। तो आप लोग साथ देते चलिए, क्वेश्चन करते चलिए, है ना। और वीडियो को साथ साथ लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, अब तो आपको पता ही है सर कैसा पढ़ाते हैं, तो वीडियो आपको साथ में लाइक भी करते रहनी है। चलो तो देखते हैं पहला सवाल। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही, खांसी आपको आज भी झेलनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा स्वास्थ्य उचित नहीं हुआ है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। देखो, हमारे भारत में भी जो वैदिक ज्ञान है या वैदिक ज्ञान के बाद का जो ज्ञान है वो उस तरीके से प्रचारित नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। तो जब आप गुप्तोत्तर काल में देखते हैं, गुप्तोत्तर काल का मतलब है लगभग 550 एडी के बाद का समय, है ना। 550 ईस्वी के बाद का समय क्या कहलाता है? गुप्तोत्तर काल कहलाता है। तो गुप्तोत्तर काल में एक खगोलविद होते थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी, शायद ब्रह्मसूत्र का समथिंग करके थी, उसमें इन्होंने प्रॉपर गुरुत्वाकर्षण जैसा सिस्टम बताया था कि पृथ्वी की ओर सारी चीजें आकर्षित होती हैं। ठीक है, तो न्यूटन से पहले किसने बता दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन रिपीट होता है तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ बुद्धगुप्त भी दिया है, लेकिन आपको याद रखना है ब्रह्मगुप्त। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? तो लिखित रूप में कौन दे रहा है? आइजैक न्यूटन। ठीक है, अब देखो यहाँ आइजैक न्यूटन और चार्ल्स न्यूटन, तो मतलब अगर आपको न्यूटन का पूरा नाम नहीं पता है ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऑप्शन में। तो आप याद रखना कि न्यूटन का पूरा नाम क्या है? आइजैक न्यूटन पूरा नाम है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने। अगला सवाल देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है। आप लोग कहते हैं सर रिपीटेड प्रश्न ना लाया करिए। रिपीटेड प्रश्न लाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आपको प्रश्न की इंपॉर्टेंस पता चल सके कि कोई प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, इसलिए मैं उसको मूल स्वरूप में ही रहने देता हूं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? अभी हम देखते चल रहे हैं पीछे किसने किया? आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, 2 बार ये, 1 बार पीछे आया है, आप इस सवाल को याद रखेंगे। अगला देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। कोई यात्री अगर अंतरिक्ष में है, निर्वात में है, तो वो सीधे खड़े नहीं रह पा रहा है। क्यों सीधे खड़े नहीं रह पा रहा है? क्योंकि वहां क्या है? गुरुत्व नहीं होता है। वहां क्या है? गुरुत्व नहीं होता है, जिस कारण क्या है? वो सीधे खड़े नहीं रह पाता है, इसका रीजन है। अगला देखते हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, इसे एक सेब छोड़ा जाता है। मान लो अंतरिक्ष यान या कोई उपग्रह हमारे ग्रह के, हमारे पृथ्वी के अगर चक्कर लगाने लगे और उससे आप एक सेब फेंक दो बाहर, तो सेब फेंक दोगे तो क्या होगा? क्या वो सेब धरती पर गिरेगा? नहीं, है ना, क्योंकि वहां तक धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है। ठीक है, धरती के एक वायुमंडल की अपनी सीमा है। वो क्या करेगा? वो उसके साथ साथ ही क्या करेगा? उसके साथ साथ ही चक्कर लगाने लगेगा। तो इसमें कहाँ है? पृथ्वी की ओर गिरेगा? नहीं, क्योंकि वहां तक हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है। कम गति से गतिवान होगा। कम गति होने का कोई मतलब नहीं है। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। ठीक है, अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही गतिमान होता रहेगा। अधिक गति का भी कोई मतलब नहीं है, उसको हम कोई एक्सेलरेशन थोड़ी ना दे रहे हैं, तो उसी के साथ साथ गतिमान होता रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर क्यों नहीं जाती? जैसे मान लो आपकी सिंपल अगर कोई मीनार हो, सिंपल कोई मीनार हो, उसको एक लिमिट से ज्यादा झुकाओगे तो क्या होगी? गिर जाएगी। लेकिन पीसा की मीनार काफी टेढ़ी है, लेकिन फिर भी वो नहीं गिर रही है। यही उसके आकर्षण का पॉइंट है कि वो इतना होने के बाद भी गिर क्यों नहीं रही है। इसका रीजन ये है कि कोई भी चीज हमारे अगर उसके जो उसका द्रव्यमान का मेन केंद्र होता है, जहां पे उसका सारा द्रव्यमान होता है, वो रेखा अगर ऊर्ध्वाधर तल से होकर जा रही है तो वो चीज नहीं गिरेगी। मतलब जैसे मान लो ये अभी मेरे हाथ में पेन है, अब ऐसे ये पेन का जो द्रव्यमान केंद्र है वो लगभग बीच में होगा। तो अगर बीच में करके मैं इसको अपने हाथ पे रोकूंगा तो ये रुक जाएगा। देखो दिखाता हूं आपको, ये रुक जाएगा मेरे हाथ पे। ठीक है, रुक गया देखो। और अगर हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा तो ये गिर जाएगा। क्या है कि मतलब गुरुत्व के केंद्र से अगर चीजें अलग हुई तो वो गिर जाएंगी। उसी तरीके से पीसा की मीनार क्या है कि इसका जो निचला पार्ट है इसमें ज्यादा द्रव्यमान है और इसका जो
गुरुत्व केंद्र, सॉरी मैं बोल गया हूं, जो द्रव्यमान का केंद्र है, सॉरी, है ना, तो द्रव्यमान का जो केंद्र है इसका वो सीधे तल से जा रहा है, जिस कारण क्या होती है, ये गिरती नहीं है। तो क्या होगा, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर ही रहती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, नहीं, वह तल के क्षेत्रफल से आच्छादित करती है, नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। अगर मान लो उसका जो द्रव्यमान है जो उसका और अगर ऊपर की तरफ ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, गिर जाएगी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है, वह कितना होगा। देखो वह कितना होगा, दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। ठीक है, r²। अब r का मान ये कितना कह रहे हैं, 2 गुना कर दो, मतलब अगर r का मान 1 था तो Gm1m2/1 होता लगने वाला बल, लेकिन जैसे ही r का मान 2 होगा तो 2 दूनी 4, Gm1m2/4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा मतलब चौथाई उस पर क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल चौथाई हो जाएगा, चौथाई मान, है ना। तो कितना हो जाएगा, जितना बल है उसका 4 गुना उसका चौथा भाग, अभी जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा, उसका चौथाई हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेस पे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। देखो भार और द्रव्यमान दो अलग अलग चीज होती हैं। अगर आपसे भार कह रहा है तो भार का मतलब होता है mg। ठीक है, मतलब द्रव्यमान, m फॉर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, गुणा g का मतलब त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो भार जो होता है ना वो चीज का हमेशा सेम रहता है जो द्रव्यमान होता है, लेकिन जो भार होता है ना वो g में चेंज होने से क्या होता है, भार चेंज होता रहता है। तो आप भार और द्रव्यमान को ध्यान से रखोगे, द्रव्यमान जो है वो सेम रहेगा, भार जो है वो अलग अलग हो जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार, ऊपर से गिरने पे क्या फर्क पड़ेगा, m भी उतना ही रहेगा, g भी उतना ही रहेगा, तो भार क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। शून्य कैसे हो जाएगा, शून्य का कोई मतलब नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है, सभी गलत भी नहीं है, तो अपरिवर्तित रहेगा, भार तो उसका उतना ही रहेगा। ऊपर मतलब को बहुत ऊपर चले जाए तो बात अलग है, g का मान गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन एक छत से नॉर्मल से गिराने की बात हो रही है तो इसका क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला देखते हैं। यदि एक पंख, ये सवाल, इस टाइप के सवाल कई बार आए हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे, मैं आपको भी समझा देता हूं ताकि आपका सवाल गलत ना हो। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे हैं तो क्या होगा। देखो निर्वात में जब चीजें गिर रही हैं ना तो उन पर विपरीत बल या वायु का घर्षण बल, जैसे कोई चीज अगर गिर रही है तो वायु का घर्षण बल उस पर लगता है, उसके जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसलिए समान रूप से गिरते हैं। तो अगर आपको दे रखा हो निर्वात में, तो निर्वात दे रखा है, या यहां निर्वात की जगह कुछ ना दे रखा हो, सिंपल लिखा हो गिराए जाते हैं, तब भी हम उसको निर्वात ही मानते हैं। अगर स्पेशली दिया रखा हो कि वायु में गिराए जाते हैं तब हम उसको वायु मानेंगे और उस हिसाब से चलेंगे। तो निर्वात में क्या होगा, तीनों चीजें एक साथ गिरेंगी, है ना। पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, नहीं रबड़ की गेंद, नहीं लकड़ी, नहीं, तीनों एक साथ जमीन पर गिरेंगे। ठीक है, निर्वात में क्या होगा, तीनों एक साथ गिरेंगे। वायु में क्या होगा, भारी चीज पहले गिर जाएगी, जो अंदाजन भारी आपको लगेगी वो, ठीक है, वो हवा के घर्षण बल के कारण से हो रहा है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। अब देखो इसमें वायु नहीं दी है, न दिया है वायु, न दिया है निर्वात। अगर कुछ ना दिया हो तो हम निर्वात मान के चलेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में अगर कुछ नहीं दिया है तो उसका आंसर जो है वो निर्वात के हिसाब से ही है ना। तो आप भी ये बात आगे के लिए भी ध्यान रखेंगे। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, जब कुछ नहीं दिया है, मतलब निर्वात में गिर रहे हैं, निर्वात में गिर रहे हैं तो सभी एक साथ पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा 10वें का। अगला सवाल देखते हैं। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। क्या कह दिया, हवा में। अब जब हवा में गिरा दिया तो हवा में अपने दैनिक जीवन से अनुभव करो, जो भारी चीज है वो पहले गिर जाएगी, ठीक है। तो लोहे की और लकड़ी की, तो इनमें से कौन सी पहले गिरेगी, लोहा पहले गिरेगा। पृथ्वी पर दोनों समान गिरेंगी। अगर निर्वात कहा होता तो मेरा ये वाला सही होता, अगर निर्वात कहा होता तो ये सही होता, लेकिन एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की बाद में गिरेगी और कुछ अंतराल पर गिरेंगी, तो लकड़ी वाली बाद में गिरेगी, ये इसका ज्यादा सही
आंसर होगा। सही ये भी हो सकता है एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, ये भी सही हो सकता है। दोनों अंतराल में गिरेंगी, ये भी सही हो सकता है, लेकिन ज्यादा सही है कि लकड़ी की बाद में गिरेगी, ये ज्यादा सही इसका आंसर है। तो 11वें का आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं। दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं। ए कितने की है? 10 केजी की है, और बी कितने की है? 1 केजी की है। ठीक है, 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। अब देखो फिर इसमें नहीं दे रखा है हवा है कि निर्वात है, हवा है कि निर्वात है, तो हम क्या मानेंगे? जब कुछ ना दे रखा हो तो हम मानेंगे निर्वात में वो गिर रही है। ठीक है, गिराया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमि पर दोनों एक साथ पहुंचेंगे। जब निर्वात होगा तो दोनों एक साथ पहुंचेंगी, हवा होगी तो भारी वाली चीज पहले गिर जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। देख लो, इस कॉन्सेप्ट से 4-5 प्रश्न परीक्षा में आए हैं, तो नया प्रश्न भी आने की संभावना है ही है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ठीक है, वजन मतलब भार की बात ये हो रही है। द्रव्यमान कहते तो सेम रहता है, भार 1/6 रह जाता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। चंद्रमा आप गलत दे रखा है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण तो है, पृथ्वी का 1/6 है। इसीलिए जो भार होता है वो mg, मतलब m तो सेम रहता है लेकिन g का मान 1/6 हो जाता है, इसीलिए भार का मान भी 1/6 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कारण गलत है लेकिन कथन सही है ना? तो कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। किसी पिंड का भार, अब भार की बात चल रही है, भार बराबर क्या होता है? भार बराबर mg होता है, मतलब उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का वो। तो पृथ्वी तल पर सब जगह समान रहता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर विषुवत रेखा पर अधिक होता है, नहीं मैदानों के। देखो है क्या, हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी चपटी हुई है, हमारी पृथ्वी चपटी हुई है, और g का मान मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है? m1g, ये गुरुत्वीय नियतांक होता है, m2/r²। अब यहाँ r, जब यहाँ त्रिज्या कम है, मतलब r यहाँ कम हो गया, जब r यहाँ कम हो गया तो r के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, मतलब नीचे कोई चीज जब कम हो रही है तो ऊपर वाली चीज टोटल बढ़ जाता है उसका मान। जैसे मान लो 1/2 है और 1/4 है, तो इनमें कौन बड़ा है? ये बड़ा है, मतलब ये नीचे जब हुआ तो मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब आप देखोगे नीचे वाली चीज कम होती है तो मान बढ़ जाता है। अब यहाँ त्रिज्या जब कम हो रही है तो g का मान बढ़ जाएगा, मतलब ध्रुवों पर किसी पिंड का भार क्या होगा? ज्यादा होगा, किसकी अपेक्षा में? विषुवत रेखा या पृथ्वी पर किसी भी अन्य स्थान की अपेक्षा में। तो भार क्या होगा? ध्रुवों पर हमेशा सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर क्या होगा? न्यूनतम होगा, क्योंकि यहाँ त्रिज्या की लंबाई सबसे ज्यादा है, r का मान यहाँ इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जिनके समझ में नहीं आ रहा वो याद कर लो। देखो मैथमेटिकल चीजें हैं, अब जिसका मैथमेटिक्स सही है उसके समझ में बात आ जाएगी। g m1 m2/r², कैसे r बढ़ा तो g का मान वो हो गया, बढ़ गया, r का मान कम हुआ तो g का मान बढ़ गया, है ना? जिसकी समझ में नहीं आ रहा वो याद रख लो कि मनुष्य का भार ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है ना? ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पे ज्यादा होता है। मानव शरीर का भार क्या है? सेम क्वेश्चन है, रिपीट है, तो क्या होगा? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह पर सब जगह समान होता है, नहीं। विषुवत रेखा पर अधिकतम नहीं, मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर इसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? देखो हमारे ऊपर ना घूमने के कारण क्या होता है? बाहर की तरफ भी एक बल लगता है। तो पृथ्वी जब ज्यादा तेज स्पीड से घूमेगी तो हमसे बाहर की तरफ जो बल लग रहा है वो ज्यादा लगेगा, तो हमारा वजन क्या होगा? हमारा वजन, परिणामी वजन घट जाएगा, क्योंकि बाहर की तरफ भी हल्का सा कोई चीज खिंच रही है, तो क्या होगा? वजन उसका घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, आप घुमा के देखो, जब घूमोगे तो बाहर की तरफ और ज्यादा बल लगेगा, और ज्यादा बल लगेगा तो प्रभावी जो हमारा मान है वो कम हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक ऊंची इमारत से 9.2 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गेंद गिराई जाती है। ठीक है, ए का मान दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 3 सेकंड बाद t बराबर 3 दिया है, उसका वेग क्या होगा? देखो ये अंतिम वेग, ये पहले यूपीएससी ऐसे फॉर्मूले जैसे सवाल पूछती थी, आजकल नहीं आते हैं, बहुत सरल है। ये जो गति की समीकरण है उससे v बराबर अंतिम वेग बराबर होता है u प्लस at, मतलब अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणा समय। तो v का मान पूछा है,
उपचर से गिराई जा रही है, मतलब विरामावस्था से गिराई जा रही है, u का मान 0 हो जाएगा। a का मान कितना दिया है 9.8 गुणा t का मान कितना दिया है 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मैंने उस दिन आपको तुक्का लगाना भी बताया था कि इनके गुणा भाग का कोई संबंध होता है ऐसे न्यूमेरिकल वाले सवालों में, तो गुणा करोगे तब भी 3 गुना करोगे तब भी आंसर 29.4 आ जाएगा। ठीक है, तो तुक्का लगाना भी हमको आना चाहिए, अगर नहीं हमको फॉर्मूला पता है तो इसका आंसर क्या होगा, 17वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, मतलब द्रव्यमान सेम है, उसका मास सेम है, द्रव्यमान सेम है, लेकिन जो त्रिज्या है वो 1% कम कर दे रहे हैं। त्रिज्या क्या होती है, ये गोला है, गोले के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली हर रेखा क्या होती है, उसकी त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल का जी का मान क्या होगा। ये मैथमेटिकल है, आप याद कर लीजिए, 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकल है, समझाऊंगा, काफी बड़ा हो जाएगा। तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, 2% बढ़ जाएगा अगर त्रिज्या 1% कम हो जाती है। तो एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, इन केस रिपीट हो जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। देखो जब भूकंप ज्यादा आता है ना तो त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण है, जी का मान जो होता है वो बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये ज्यादा का निशान है, ज्यादा होगा। तो 19वें का क्या आंसर होगा, 19वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, एक वस्तु पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, जी का मान 10 है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान 6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। देखो घुमाने के लिए सवाल पूछा है, द्रव्यमान पूछ रहा है। मैंने आपको बताया भार बराबर क्या होता है, mg, मतलब द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा, चाहे कहीं चले जाओ, चाहे जी का मान 0 ही क्यों ना हो जाए। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, सिर्फ द्रव्यमान की बात कर रहा है। तो द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान वही होगा जो उसका है, मतलब 100 किलोग्राम, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यहीं अगर वो भार पूछता, तो भार अगर पूछता तो जी का मान 10 होता तो ये मान 60 हो जाता। ठीक है, अगला देखते हैं, भारहीनता होती है। भारहीनता कब होगी, मतलब भार 0 हो तो भारहीनता कब होती है, mg, मतलब द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, तो या तो j 0 हो या j 0 हो, है ना। तो m तो 0 हो नहीं सकता, तो गुरुत्वाकर्षण अगर शून्य होगा, इसका मान अगर 0 होगा, गुरुत्वाकर्षण शून्य होगा, तो भारहीनता की स्थिति होगी। ठीक है, भारहीनता की स्थिति होगी। 21वें का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वी अपने कक्षा में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूम रही है। सूरज के चारों तरफ जो घूम रही है, कितनी गति है, 4400 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं। हम भी हिलने चाहिए, पृथ्वी घूम रही है तो हम लोग भी हिलने चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग इस तेज गति को अनुभव नहीं करते हैं। तो रीजन पूछ रहा है क्यों। पृथ्वी के आकार की अपेक्षा हम बहुत छोटे हैं, इस बात से क्या मतलब है, छोटा तिनका तो और उड़ेगा फिर। ठीक है, अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान है, इसका कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या है, शून्य है, इस वजह से हमें फील नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, मतलब कह रहे हैं जी बराबर क्या हो, 0 हो ले, तो निम्न में से क्या, कौन सा परिणाम होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान मैंने आपको बताया कभी शून्य नहीं होगा, हमेशा द्रव्यमान जो है वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, गलत। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा, है ना। लेकिन mg है, भार बराबर mg है, तो जब g का मान 0 हो गया तो भार क्या होगा, भार का मान भी शून्य हो जाएगा। तो भार का मान शून्य हो जाएगा जबकि द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 23वें का। ठीक है, भार बराबर mg आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता, क्यों। वो पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि जब वो घूम रहा है तो क्या हो रहा है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करती है। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसके लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है।
एसिलरेशन प्रदान कर रहा है, ना कि गति। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। जब वो घूम रहा है तो एक बल तो पृथ्वी से बाहर की तरफ लगा रहा है, लेकिन जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और दोनों बल जब मेंटेन हो जाते हैं तो वो चारों तरफ क्या कर रहा है, घूमने लग रहा है, घूमने लग रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या है, उसको आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा किस कारण से कर रहा है, किस कारण से कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी? तो इसकी कमी से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई अन्य बल नहीं। केंद्राभिमुखी बल जो वो लगा रहा है, केंद्र से दूर की तरफ जो बल लगा रहा है, और गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, कोई उपग्रह मान लो ऐसे घूम रहा है पृथ्वी की चारों तरफ, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तो इसे अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन इसका केंद्राभिमुखी बल बाहर की तरफ लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, जिससे वो दोनों बल मेंटेन हो जाते हैं और ये उसी पाथ पे घूमने लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 25 का। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। ठीक है, जो प्राप्त होता है, किससे प्राप्त हो रहा है वो अभिकेंद्र बल? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से वो प्राप्त हो रहा है, और दोनों बल जब बैलेंस हो जा रहे हैं तो वो चारों तरफ घूम पा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका 26वें का। सूर्य से कोई मतलब नहीं है, उपग्रह थोड़ी उस पर बल लगाएगा। ठीक है, और रॉकेट यान से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। प्रकृति के ज्ञात बलों में 4 बलों में विभाजित किया जाता है, कौन कौन से बल हैं? गुरुत्व बल है, विद्युत चुंबकत्व का बल है, दुर्बल नाभिकीय बल है, और प्रबल नाभिकीय बल है। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है? गुरुत्व बल चारों में सबसे प्रबल होता है, नहीं। सबसे ज्यादा प्रबल कौन होता है? नाभिकीय, न्यूक्लियर फोर्स जो है, नाभिकीय बल जो है वो सबसे ज्यादा प्रबल है। आप महसूस नहीं कर सकते हैं कि सूर्य के अंदर जो नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, या फिर नाभिकीय विस्फोट जो होता है, तो कितना छोटा सा परमाणु कितना भयंकर एनर्जी जनरेट कर सकता है। तो सबसे प्रबल बल जो है वो कौन सा है? वो नाभिकीय बल है। विद्युत चुंबकीय सिर्फ विद्युत आवेशित कणों पर लगता है, बिल्कुल सही बात है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रखता है, उसी की वजह से नाभिकीय बल की वजह से ही क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं केंद्रक में, ये भी सही है। मतलब गुरुत्व बल चारों में सबसे प्रबल है, ये गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम देता है? जब आप लिफ्ट में बैठे हुए हो मान लो, तो आपको कब भार ज़्यादा लगेगा? ये नॉर्मल सभी सवाल है, अगर आप अपने दैनिक जीवन में चीज़ें फील कर पा रहे हैं। जब आप लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको अपना वजन हैवी लगता है, और लिफ्ट जब नीचे आती है तो आपको ऐसा लगता है अरे मैं तो हुई नहीं, मेरा सारा वजन कहाँ गया। ठीक है, कभी लिफ्ट में जब कहीं मॉल वॉल में जाते हो, या आप किसी बहुमंजिला इमारत में रहते हो जहाँ डेली लिफ्ट यूज़ करते हो, या आप कोई ऑफिस वाले हो तो डेली लिफ्ट यूज़ करते हो, तो इस चीज़ को फील कीजिएगा। तो कब अपना भार अधिक ज़्यादा देगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। पहला ही ऑप्शन है। नीचे आ रही होगी तो उसको भार अपना मिनिमम कम दिखाई देगा, कम लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। लोलक की काल अवधि। लोलक क्या होता है? एक इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, यहाँ से एक धागा बंधा रहता है, यहाँ कुछ होगा, उसको लोलक कहते हैं। ये इस तरीके से घूमता है, एक जितना समय पूरा लेगा उसको आवर्तकाल कहते हैं। इसका आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2π√L/G। ठीक है, तो L यहाँ क्या होता है? 2π√L/G। L यहाँ क्या होता है? L होता है लोलक की लंबाई, है ना। ये इसकी प्रभावी लंबाई कौन सी होती है? इसकी प्रभावी लंबाई होती है ये, मान लो ये इसका केंद्र है, द्रव्यमान का केंद्र है, तो यहाँ से लेके जहाँ से शुरू हुआ है और इस बिंदु तक इसकी प्रभावी लंबाई होती है। ठीक है, अभी मान लो इसको मैं मेल्ट करके बड़ा कर दूं तो लोलक की लंबाई घट जाएगी, क्योंकि फिर ये द्रव्यमान का केंद्र ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो लोलक की कालावधि किस पे निर्भर करती है? द्रव्यमान के ऊपर कोई मतलब नहीं है, द्रव्यमान का कितना भी बड़ा मान दो, लंबाई के ऊपर फॉर्मूले के हिसाब से L/समथिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। लंबाई पर निर्भर करती है लोलक की कालावधि या उसका आवर्तकाल। ठीक है, अगला देखते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्यों सुस्त हो जाती हैं गर्मियों में? क्योंकि उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। कैसे आवर्तकाल बढ़ जाता है? जो लोलक होता है गर्मी में प्रसार के कारण उसकी लंबाई कुछ बढ़ जाती है, उसकी लंबाई कुछ बढ़ जाएगी। जब L का मान बढ़ जाएगा तो 2π√L/G
तो एल का एल का मान जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसका आवर्त काल भी बढ़ जाएगा, और आवर्त काल बढ़ जाएगा मतलब घड़ी सुस्त हो जाएगी, है ना। एक क्योंकि लोलक वाली घड़ी में क्या होता है, सेकंड का हिसाब होता है, 1 सेकंड में ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ पूरा घूम के आता है 1 सेकंड में। जब इसको ज़्यादा टाइम लगेगा तो सेकंड वाली सुई थोड़ा धीमे धीमे चलेगी, धीमे धीमे चलेगी, तो मतलब क्या होगा कि घड़ी सुस्त हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब होगा, कुंडली में घर्षण होता है, दिन लंबे होते हैं, नहीं, लोलक की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, लोलक की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए घड़ी गर्मियों में, जो लोलक वाली घड़ियां हैं वो गर्मियों में क्या होंगी, सुस्त हो जाएंगी। अगला देखते हैं, एक लकड़ी नहीं लड़की, सॉरी यार मैं कंफ्यूज क्यों जाता हूं। एक लड़की झूले पर बैठी है, स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा। देखो मान लो ये झूला है, ये झूले की रस्सी है, और ये कन्या क्या है, ये कन्या बैठी है। दूसरी स्थिति में क्या हुआ, ये झूला है, ये लड़की है, और ये कन्या क्या हुई, ये कन्या खड़ी हो गई। तो यहाँ जो इसके द्रव्यमान का केंद्र था वो यहाँ था, तो जो लोलक की लंबाई थी वो क्या थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की थी। लेकिन जब ये खड़ी हो गई तो क्या हुआ, इसकी लंबाई क्या हुई, इसकी प्रभावी लंबाई क्या हुई, घट गई। और जब लंबाई घट गई तो उसका आवर्त काल भी क्या होगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, उसका आवर्त काल भी क्या होगा, कम हो जाएगा या घट जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यूपीएससी का सवाल होगा, हाँ वही लंबी चौड़ी भाषा लिखते हैं। विचार कीजिए, एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य होता है। माध्य स्थान का क्या मतलब है, ये गोला जो है वो ऐसे जाता है और ऐसे जाता है, मतलब यहां से जब गुजरेगा तो उसका त्वरण शून्य होगा, सही है। हर आवर्तन में गोला 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, हाँ भाई, यहां से जब इधर जा रहा होगा तो भी वही वेग लेगा, और इधर जा रहा होगा तो भी वही वेग लेगा। इस प्रकार से 2 बिंदु होंगे, तो ये भी सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति में पहुंचता है तो उसका गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं, ये बात गलत है, दोनों शून्य नहीं होते। चरम स्थिति का क्या मतलब है, चरम स्थिति का यहाँ का मतलब है कि जब यहाँ गोला पहुंच रहा है तब, तो दोनों चीजें शून्य नहीं होंगी, मतलब तीसरा गलत हो गया। जब तीसरा गलत हो गया तो मेरे 2 तो वैसे ही कट गए। चौथा देख लेता हूं, एक सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, हाँ ठीक है। जो पहले मान लो इसका दोलन यहाँ से यहाँ तक है, थोड़ी देर बाद यहाँ से यहाँ तक ही हो जाएगा, मतलब ऐसे ही घूमेगा, तो टाइम के साथ कम होता जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है, तो 32वें का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो बहुत ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट आपको इसलिए नहीं समझाता हूँ, एक एक सवाल में 10-10, 15-15 मिनट लग जाएंगे। आप लोग कहेंगे सर 1 घंटे में आपने 15 ही सवाल कराए, 20 ही सवाल कराए। मेरा मतलब ये रहता है जितना काम भरेगा है। भाई फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, टोटल फिजिक्स के 2 या 3 सवाल आते हैं, बहुत कोई ज्यादा मेहरबान हो गया 5 सवाल आ गए, तो 150 में से 5 सवाल या 140 में से 5 सवाल के लिए आपको पूरा फिजिक्स नहीं बैठना। 5 सवाल बहुत एक्सट्रीम स्थिति है, 2 या 3 सवाल ही रहते हैं, तो उन 2-3 सवालों में एक आध सवाल मापक वाला आ जाता है, इजी रहता है। एक सवाल के लिए पूरा फिजिक्स समझना मेरी समझ से तो ज्ञान का बात नहीं है। तो इसलिए मैं आपको लगता होगा कि मास्टर जल्दी जल्दी बता कर निकल रहा है, लेकिन उसका कारण वही है कि आपका फालतू समय में नहीं वेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो यार लाइक कर दिया करो, हैं लाइक साथ में करते रहा करो। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। अब देखो पेंडुलम गति तीव्र कब चलेगी, गर्मियों में हमने देखा कि लोलक का आवर्तकाल बढ़ गया तो ये ज्यादा समय ले रहा है घूमने में, तो क्या हुआ, समय कम हो गया था। लेकिन तीव्र गति से चलानी है तो क्या हो, इस लोलक का ये छोटा हो जाए, तो छोटा कब होगा, जब गर्मियों में बड़ा हो रहा है तो जाड़ों में छोटा हो जाएगा। मतलब शीतकाल में क्या होगा, शीतकाल में घड़ी क्या होगी, स्पीड से चलने लगेगी, थोड़ा तेज हो जाएगी। जैसे गर्मियों में घड़ी थोड़ा स्लो हो जाएगी, ऐसे जाड़ों में घड़ी क्या होगी, लोलक घड़ी थोड़ा स्पीड अप हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग है। पहले आपको ये पता होना चाहिए बेसिक भाषा, पलायन वेग किसे कहते हैं। मतलब मैं कोई चीज इतनी तेज फेंकूं कि वो चीज वायुमंडल को क्रॉस करती हुई बाहर निकल जाए और फिर कभी पृथ्वी की रेंज में ना रहे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र में ना रहे और पृथ्वी से बाहर चली जाए। तो कैलकुलेटेड फॉर्म से वो निकाला गया है। पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब मुझे तुम्हें पृथ्वी से भगाना हो, मैं इतनी तेज तुम में धक्का मारूं कि वो धक्का कितने का हो, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का धक्का हो, कि आप 1 सेकंड में बुलेट बन गए, बिल्कुल 11.2 किलोमीटर भग गए, तो आप हमेशा के लिए पृथ्वी से बाहर चले जाओगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी के
पलायन वेग का मान कितना होता है? पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो 34 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? अब भाई 8 से फेंक लो, चाहे 11 से फेंक लो, चाहे 11.1 से फेंक लो, जब तक 11.2 से ना फेंकोगे ना तब तक वो चचा बाहर नहीं जाने के, है ना, वापस लौट आएंगे पृथ्वी। तो वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी ना जी, जब 11.2 से या उससे ज्यादा होगा तो जाएगा, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। ठीक है, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। किसकी बात कर रहा है? पता नहीं किसकी बात कर रहा है, जिसको इसने फेंका होगा उसी की बात कर रहा है, किसी वस्तु की बात कर रहा है। ठीक है, तो वस्तु क्या होगी? पृथ्वी पर दोबारा वापस आके गिर जाएगी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने से का क्या कारण है? अब जब चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि उसके गैस के अणु जो हैं उनका जो भागने का वेग है ना इधर उधर, वो चंद्रमा के पलायन वेग से ही ज्यादा है। समझ रहे हो आप? मतलब मेरे चलने की गति क्या हो, पृथ्वी के पलायन वेग से ज्यादा हो जाए तो मैं पृथ्वी पे रुकूंगा ही नहीं, इधर उधर घूमता रहूंगा। ऐसे ही क्या है, चंद्रमा पर जो वायु के अणु हैं, जो गैस के अणु हैं, उनकी गति क्या है? उनकी गति चंद्रमा पर जो पलायन वेग है उससे ज्यादा है ना। यह पृथ्वी के निकट है, इसका कोई मतलब नहीं है। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, लेकिन उसका वायुमंडल ना होने से कोई मतलब नहीं है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। यह इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग क्या है? उसके वर्ग के माध्यमूल वेग से ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब वो कम है, सॉरी, ठीक है, मतलब पलायन वेग कम है और उनका माध्यमूल वेग ज्यादा है गैस के अणुओं का, वही बात है, घुमा के दे रखी है। तो 36 में का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देख लेते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा? देखो, जब कोई चीज भारहीनता की स्थिति में होती है, जी छोटा होता है, तो वो गोला को प्राप्त करने की कोशिश करती है। ठीक है, व्रत को प्राप्त करने की कोशिश करती है, अपने आप में छोटा होने की कोशिश करती है। तो ज्वाला का आकार कैसे हो जाएगा? ज्वाला का आकार भी गोलाकार हो जाएगा। वो भी ज्वाला कैसी हो जाएगी? गोलाकार हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। पहले ही कह रहा था 30 मिनट में लगभग समाप्त हो जाएगा। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लग रही है बताते चलिएगा, लाइक करते चलिए वीडियो को, अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से हमें बताते चलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।